मोड़ लीजिए थोड़ा इधर, आप देखते रहिए कैसा दिखता है। नंबर दिखेगा नहीं दिखेगा ना, ये उल्टा दिखेगा। ना ये अलग है, जो स्वतंत्र नंबर जय अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को आज की कक्षा के स्वागत है, प्रणाम है सबको। और आज जन्म कुंडली निर्माण का यह प्रारंभ कक्षा है, पहला शुरुआत की कक्षा है। इस शुरुआत की कक्षा में जो सभी उपस्थित हैं सबको विशेष धन्यवाद है। यह कक्षा 2 महीना तक चलेगी। पहले से सूचना सबको प्राप्त है और उस सूचना के द्वारा इस जन्म कुंडली निर्माण कक्षा में हम लोग मुख्य विषय जो पढ़ेंगे वो विशेष करके जन्म कुंडली कैसे निर्माण किया जाता है और जन्म कुंडली निर्माण के बाद संपूर्ण भाव साधन और भाव फल साधन, भाव बल साधन, भाव संध्यानयन, ग्रह, ग्रह स्पष्ट, ग्रह बल साधन, ग्रहों की पंचधा मैत्री विचार, दृष्टि बल और दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, षड्बलैक्य चक्र, संपूर्ण बल साधन, ग्रहों की बल साधन की प्रक्रिया क्या है उस विषय में हम लोग जानेंगे। और उसमें भी विशेष करके जो केशव जातक पद्धति है, उस केशव जातक पद्धति के द्वारा संपूर्ण ग्रहों की बल ज्ञान हम लोगों को करना है। यह हमारा विषय है। और आज पहले जो विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें मुख्य ग्रंथ हमारा केशव दैवज्ञों का केशव जातक पद्धति है। और उसी केशव जातक पद्धति के द्वारा कैसे संपूर्ण जन्म कुंडली निर्माण से लेकर के ग्रह बल साधन तक संपूर्ण विधि को कैसे हम जानेंगे उस विषय में आगे चर्चा करेंगे। पहले केशव दैवज्ञ जो गणेश दैवज्ञ का पुत्र हैं, उन केशव दैवज्ञ की मंगलाचरण को पहले हम देख लेते हैं। केशव दैवज्ञ अपने ग्रंथ में मंगलाचरण में क्या कहते हैं? नत्वा विघ्नपशारदाच्युत शिव ब्रह्मार्क मुख्य ग्रहान् कुरुवे जातक पद्धति स्फुटतरां होराविदां प्रीतये यंत्रैः स्पष्टतरोऽत्र जन्म समयो वेद्योऽथ खेटाः स्फुटा यत्पक्षे हि घटन्त उद्गमैः स्तर्क्ष्यं ससर्फ सच। केशव जातक पद्धति, जातक पद्धति का अद्वितीय ग्रंथ है। इसी जातक पद्धति ग्रंथ में केशव दैवज्ञ जो केशव जातक पद्धति ग्रंथ लिखे हैं, उस ग्रंथ के मंगलाचरण में हमेशा ग्रंथ के निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण प्रत्येक ग्रंथकार करते हैं। और केशव दैवज्ञ इस मंगलाचरण में विघ्न विघ्नेश, शारदा, अच्युत, शिव, ब्रह्म और कादि मुख्य ग्रहों को प्रणाम करके इसे होरा विदाम प्रीतये, जो हम लोग होरा विद है, होरा को जानने वाले जो दैवज्ञ है, जो गणक है, होरा विदों का प्रीति के लिए प्रीत है, होरा विदाम प्रीतये स्पष्ट स्फुटतराम स्पष्ट रूप से जातक पद्धति ग्रंथ को लिख रहे हैं। उसमें इस मंगलाचरण में इस ग्रंथ में 40 श्लोक हैं। इस ग्रंथ की जो वैशिष्ट्य है, 40 श्लोकों में
जन्म कुंडली निर्माण से लेकर के संपूर्ण ग्रह बल साधन एवं आयु साधन, अष्टक वर्ग विचार, संपूर्ण जन्म कुंडली का सूक्ष्म फलादेश के लिए जो उपयोग गणित की प्रक्रिया है वो सब कुछ इस 40 श्लोक में बता रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक में अनेक अर्थ है। यंत्रैः स्पष्टतरोत्र जन्म समयो वेद्योथ खेटाः स्फुटाः यत्पक्षे हि घटन्त उद्गमयः अस्तर्क्ष्यं शषडभः सच। यंत्रैः स्पष्टतरोत्र जन्म समयो वेद्योथ खेटाः स्फुटाः। यंत्रों के द्वारा, सामान्य अर्थ अभी हम लोग जान करके अपने विषय की ओर जाएंगे। प्रत्येक श्लोक की एक एक करके अक्षर सहित अर्थ हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो इस कक्षा में जुड़े हुए हैं वो बाहर की छात्र हैं, वो बिना संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं। उन्हीं के दृष्टि को देखते हुए हम लोगों को आगे लेना है इस कक्षा को। और यंत्रों के द्वारा स्पष्ट रूप से जन्म समय को ज्ञान करके, मतलब सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म जन्म समय को, स्फुट जन्म समय को ज्ञान करके वेद्योथ खेटाः स्फुटाः यत् पक्षे ही घटन्त, जिन पक्षों में यह जो ग्रह स्पष्ट सिद्ध हो जाए, दृक् सिद्ध हो जाए और स्पष्ट ग्रह हमको प्राप्त हो, उसी सिद्धांत के आधार पे हम लोगों को संपूर्ण जन्म कुंडली निर्माण करना है। तो जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए विशेष रूप से क्या हम लोगों को चाहिए ना, स्पष्ट ग्रह चाहिए। और उस स्पष्ट ग्रह के द्वारा हम जन्म कुंडली निर्माण करेंगे। उसमें भी लिखा जा रहा है यत् पक्षे ही घटंत उद्गम इह। उद्गम मतलब उदय लग्न, जिस पक्ष में उदय लग्न घटित हो, जिस पक्ष में संपूर्ण उदय लग्न स्पष्ट रूप से हम लोगों को दृक् सिद्ध रूप से हम जान सके, उसी सिद्धांत के आधार पे हम लोगों को क्या ग्रहण करना है, स्पष्ट ग्रह एवं स्पष्ट लग्न को ग्रहण करना है। और उस स्पष्ट लग्न में 6 राशि जोड़ेंगे तो हम लोगों को सप्तम लग्न ज्ञान होगा। इसको आगे जाके हम लोगों को समझना है। पहले क्या एक बार चर्चा कर लेते हैं, जब हम लोग जन्म कुंडली निर्माण करते हैं, ये हमारा मुख्य अभिप्राय क्या है, जन्म कुंडली निर्माण करना। और उसी जन्म कुंडली निर्माण के लिए क्या प्रयोजन है जन्म कुंडली निर्माण का, शुभ एवं अशुभ फल निर्देश करने के लिए। जो वराह मिहिर आचार्य से लेकर के संपूर्ण गणक फलादेश की जितने सारे ज्योतिषी गणक फलादेश की प्रक्रिया कहते हैं, शुभ अशुभ फलादेश की प्रक्रिया सब किसके ऊपर आधारित है, विशेष करके जन्म कुंडली के ऊपर आधारित है। मतलब बिना जन्म कुंडली के हम कुछ भी फलादेश नहीं कर सकते हैं। तो जन्म कुंडली का प्रयोजन हमारा क्या है, ना शुभ अशुभ फलादेश करने के प्रयोजन है। तो शुभाशुभ फलादेश करने के लिए क्या है, प्रारब्ध क्रियमाण संचित जो पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार वर्तमान जन्म में हम जो भी शुभाशुभ फलादेश जानना चाहेंगे, उसके लिए हमको क्या आधार चाहिए, आधार क्या होता है, जन्म कुंडली। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जन्म कुंडली निर्माण करते हैं। यदि जन्म कुंडली निर्माण स्थूल हो, सूक्ष्म ना हो, दृक् सिद्ध ना हो, तभी हमारा क्या होगा, फलादेश भी गलत होने लगेगा। इसीलिए आजकल जो जन्म कुंडली निर्माण करते हैं वो कौन सा सटीक है कौन सा गलत है उसका ज्ञान जब नहीं कर पाएंगे, उस विषय में सटीक ज्ञान उनको नहीं होगा, तभी वो कुंडली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को सूक्ष्म रूप से कौन सा कुंडली सही है, किस प्रकार विधि से हम कुंडली निर्माण करें तो हम लोगों को
सटीक कुंडली निर्माण का ज्ञान हो, उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इसीलिए जन्म कुंडली का प्रयोजन पहले हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तो जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए हमको कौन से सोपान में जाना पड़ेगा? पहले हम 3 भाग लेते हैं। क्या हमको चाहिए जन्म कुंडली निर्माण के लिए? एक तो लग्न स्पष्ट चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में सबसे मुख्य क्या होता है? लग्न होता है। नेक्स्ट क्या होता है? सूक्ष्म चंद्रमा। एक स्थूल रूप से चंद्रमा का साधन किया जाता है, चंद्रमा राशि नक्षत्र का ज्ञान किया जाता है, और दूसरा सूक्ष्म रूप से हम लोगों को क्या चाहिए? सूक्ष्म चंद्रमा की स्पष्ट चाहिए, चंद्र स्पष्ट चाहिए सूक्ष्म रूप से। नेक्स्ट तीसरा क्या है ना? सभी ग्रहों का ग्रह स्पष्ट चाहिए। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, प्रत्येक ग्रहों की ग्रह स्पष्ट चाहिए। तो शिशु जिस समय में जन्म है उस समय का तीनों स्पष्ट चाहिए। 1 नंबर में लग्न स्पष्ट, 2 नंबर में सूक्ष्म चंद्र स्पष्ट, 3 नंबर में ग्रह स्पष्ट। इन तीनों को हम लोगों को जानना जरूरी है। लग्न क्या है? तनु है। तनु मतलब क्या होता है? शरीर है। और चंद्रमा क्या है? मन मतलब चेतना है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। और तीसरे में जैसे हम लोग जानते हैं सूर्य कौन से कारक ग्रह है ना? आत्मा। एक एक करके आप लोग नोट करते चलिए। नोट करते चलेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। क्या है? जब हम लग्न स्पष्ट करेंगे, शिशु जिस समय में जन्म है उसी समय का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लग्न स्पष्ट करना पड़ेगा। और उसी लग्न स्पष्ट के आधार पे हम सूक्ष्म जन्म कुंडली निर्माण कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट आप जब चंद्र स्पष्ट करते हैं, चंद्र स्पष्ट के प्रयोजन क्या है हम लोगों को जानना है। लग्न क्या है, लग्न क्यों साधन करना है, आगे हम उस विषय को समझेंगे। पहले चंद्रमा का थोड़ा समझ लेते हैं। चंद्रमा हम जान गए हैं, एक शरीर है लग्न, और दूसरा जो चंद्रमा है वो क्या है? मन है। तीसरा सूर्य जो है वो आत्मा है। ये तीनों एक व्यक्ति का जीवन में तीनों जो होता है वो मुख्य होता है। बिना शरीर का कुछ नहीं है। शरीर के साथ हम लोगों को क्या चाहिए? मन चाहिए, चेतना, जो मन का कारक चंद्रमा है, और तीसरा जो है वो आत्मा। तीनों जब बलवान जन्म कुंडली में होते हैं उसका जीवन निश्चित सुखमय जीवन अतिबाहित होता है। इसीलिए जब हम जन्म कुंडली निर्माण करते हैं इन तीनों को देखते हैं। एक लग्न, दूसरा चंद्रमा, तीसरा सूर्य। उसमें भी चंद्रमा के अनुसार हम लोग जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का ज्ञान करते हैं। जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का ज्ञान हम किससे करते हैं? ना चंद्रमा से करते हैं। और चंद्र स्पष्ट से क्या हम लोगों को ज्ञान होता है ना? चंद्र स्पष्ट से हम लोग दशा का ज्ञान करते हैं। दशा साधन, दशा आप सुने होंगे, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि। जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि जो सूक्ष्म दशा विदशा तक जो ज्ञान है वह सब चंद्र स्पष्ट से ज्ञान होता है। उसके नेक्स्ट चंद्र स्पष्ट, एक तो हम लोग समझ गए हैं चंद्रमा मतलब मन होता है। दूसरा हम लोगों को पता चल गया है चंद्र स्पष्ट से जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का ज्ञान होता है। और तीसरा हम लोगों को ज्ञान हो गया है यह
उससे चंद्र स्पष्ट के द्वारा हम लोगों को आगे जाकर के दशा अंतरदशा का साधन करना है। तभी ग्रह स्पष्ट की पर प्रयोजन क्या है? ग्रह स्पष्ट हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक जन्म कुंडली में केवल लग्न का प्रभाव नहीं होता है, केवल चंद्रमा का प्रभाव नहीं होता है, प्रत्येक ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है। प्रत्येक ग्रहों के अपने अपने प्रभाव को आकलन करने के लिए सूक्ष्म रूप से फलादेश में उन ग्रहों के उपयोग करने के लिए प्रत्येक ग्रहों का भूमिका भिन्न भिन्न है। जैसे हम जानते हैं एक सूर्य आत्मकारक ग्रह है और मंगल जो है वो सत्वकारक ग्रह, सत्व मतलब बल और वीर्य शक्ति सामर्थ्य का कारक ग्रह मंगल होता है। उसी तरह बुध को वाणी कारक ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। बुध क्या है? वाणी कारक ग्रह है। और गुरु जो है वो ज्ञान और सुख का कारक ग्रह है। गुरु क्या है? ज्ञान और सुख का कारक ग्रह है। उसी तरह शुक्र जो है वो किसका कारक ग्रह है? मद मतलब क्या है? कामना, कामना का कारक ग्रह है शुक्र। शनि दुख कारक ग्रह के हिसाब से हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार 7 ग्रहों को हम एक एक करके उसका उपयोग किया है एक जन्म कुंडली में। हम लोग इसका ज्ञान आगे जाकर के करेंगे, कैसे फलादेश में इसका उपयोग है। लेकिन अभी जो ग्रह स्पष्ट हम लोगों को करना है, सूक्ष्म ग्रह स्पष्ट करने के लिए कौन से विषय के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। जैसे शनि और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह, बृहस्पति मध्यम मान में 1 वर्ष में एक राशि भोग करता है, शनि 2.5 वर्ष में एक राशि भोग करता है। उसी प्रकार मंगल, सूर्य का बात करें, आप लोग जानते हैं एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति तक क्या होता है? एक सौरमास होता है। आप लगभग सब लोग पढ़े हुए हैं, कुछ ज्योतिष के बारे में पढ़े हैं, इसलिए जानते होंगे। सूर्य जो है वो 1 महीना में संक्रांतितः संक्रांतिम यावत एक सौर संक्रमण में, एक सौर मास में एक राशि भोग करता है। मतलब 1 महीना 30 दिन का होता है। 30 दिन एक सूर्य का संक्रमण काल है, एक राशि भोग काल है, एक सौर मास उसको कहा जाता है। और मंगल 45 दिन में, 45 दिन में है। बुध का गति, सूर्य के निकटवर्ती ग्रह बुध को हम लोग जानते हैं, बुध का गति तीव्र है। और सूर्य के भगण पूर्ति काल और बुध का भगण को 12 राशियों को भोग करना एक भगण कहा जाता है। 12 राशियों को संपूर्ण एक चक्र भोग कर लेना अपने गति के द्वारा, उसको भगण कहा जाता है। और सूर्य बुध शुक्र ये तीनों बराबर भगण पूर्ति करते हैं, परंतु बुध और शुक्र का गति तीव्र होने के कारण बुध कितने दिन में एक राशि भोग करता है? लगभग 22 दिन में। और शुक्र कितने दिन में? 27 दिन में, 28 और 29 दिन में। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह एक एक राशि भोग करने के लिए इतने इतने समय लेते हैं। तभी इन सभी ग्रहों का दैनिक गति हम लोगों को भी ज्ञान कर लेना है। उस दैनिक गति के द्वारा आगे जाकर के हम जब जन्म कुंडली निर्माण करेंगे उसमें उपयोग करेंगे। क्योंकि जन्म कुंडली निर्माण में हम लोगों को
ग्रहों की गति लेना है, ग्रह स्पष्ट करने के लिए ग्रहों का गति को ग्रहण करना है। और गति ग्रहण करने के लिए हम लोगों को स्पष्ट गति चाहिए। 2 दिन के ग्रह स्पष्ट के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह गति कहते हैं। इसीलिए ग्रह गति निकालना हम लोगों को जरूरी है आगे जाकर के। एक मुख्य विषय जो है यहाँ हम लोगों को यह पता चल गया है, लग्न स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट और बाकी ग्रहों के स्पष्ट के द्वारा हम क्या करेंगे? संपूर्ण जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के लिए जो जो उपकरण चाहिए उसमें जैसे कि मुख्य क्या है? जन्म समय है। और जन्म समय के बाद जन्म दिनांक भी हम लोग ग्रहण करते हैं, जिस समय में शिशु का जन्म हुआ है, जिस दिनांक में शिशु का जन्म हुआ है। तीसरा क्या है? जन्म स्थान लेते हैं हम। इन तीनों के आधार पर हम लोगों को जन्म कुंडली निर्माण करना है। तो जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान चाहिए। और आप लोगों को ग्रुप में 3 सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप हम लिंक भेजे थे, कहे थे उसको इंस्टॉल कर लेने के लिए। एक तो हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, दूसरा जो है लियोस्टार है कुंडली निर्माण का, और तीसरा जो है दृक् पंचांग है, पंचांग ज्ञान करने के लिए, तिथिवार नक्षत्र योग करण ज्ञान करने के लिए। तो इन तीनों ग्रह सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे हम संपूर्ण जन्म कुंडली निर्माण से लेकर ग्रह बल निर्णय तक, जो आगे जाकर के हम लोगों को करना है। आप लोग इंस्टॉल अपना अपना कर लीजिए, करने के बाद देखेंगे। अभी वर्तमान समय में इन तीनों का प्रयोजन आजकल क्या है? बहुत सारे मोबाइल ऐप आ गया है और बहुत सारे कुंडली सॉफ्टवेयर आ गया है। कभी कभार लैपटॉप में बा मोबाइल ऐप में हम लोग डाल देते हैं और डाल के तुरंत उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दें तो कुंडली बन जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन उसके बाद इस जन्म कुंडली निर्माण का कक्षा चलाने की क्या प्रयोजन है? क्या है? शास्त्र से धीरे धीरे लोग हट जाते हैं, विषय हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है, हम केवल अपना जन्म कुंडल निर्माण किए सॉफ्टवेयर से देख के और कुंडली छाप के किसी यजमान को पकड़ा दिए और पैसा इनकम करने में लग जाते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर में व मोबाइल ऐप में कहाँ गलती होता है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उस संबंधी विषय को हम लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, उससे भी थोड़ा समस्या होता है आगे जाकर। इस कारण से हम लोगों को संपूर्ण जन्म कुंडली निर्माण की विधि जानना है। और जन्म कुंडली निर्माण के लिए क्या चाहिए? वह तीनों जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक, ये तीनों चाहिए। उसमें इन तीनों के द्वारा हम लोगों को इष्टकाल, पहला सोपान क्या है, आगे जाकर के इष्टकाल, और दूसरा भयात, भभोग, आगे क्या क्या हम लोगों को साधन करना है उस विषय को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। इष्टकाल, भयात, भभोग। भभोग के बाद जब हम लग्न साधन करने बैठते हैं उसमें बाकी तो ग्रह स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट पता हो जाता है। हम लोगों को 12 राशियों की राशि उदयमान की प्रयोजन होता है।
राशि उदयमान और इसमें लंकोदयमान का भी प्रयोजन है। लंकोदयमान क्या है क्या नहीं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। आज परिचयात्मक कक्षा है, इसीलिए क्या क्या हम लोगों को जानना है केवल इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल की कक्षा से विषय प्रारंभ हो जाएगी आप लोगों का लंकोदयमान, और उसमें एक चरखंड निकालने के लिए पलभा और पलभा के लिए अक्षांश की भी जरूरत होती है। अक्षांश के द्वारा अपने स्थान के अक्षांश और रेखांश के द्वारा, इसमें जैसे देशांतर संस्कार भी है, उस देशांतर और अपने स्थान का सूर्योदयमान देशांतर ज्ञान होना अनिवार्य है। उस देशांतर को भी जानेंगे। और क्या हम लोगों को समझना है, अयनांश साधन एक विषय होता है, एक सायन ग्रह और दूसरा एक निरण ग्रह। सायन निरण दो भेद है। सायन ग्रह अयनांश के साथ अयनांश जिसमें जुड़ा हुआ है उसको सायन ग्रह कहते हैं। अयनांश जो रहित है, जिसमें अयनांश जुड़ा नहीं है, जो माइनस है अयनांश से, वो निरण ग्रह होता है। इसीलिए हम लोगों को अयनांश क्या है, अयनांश का साधन कैसे करना है और किस किस ग्रंथ में कितने कितने अयनांश वर्तमान समय में उपलब्ध है और वर्तमान दृक पंचांग में अयनांश कितना है, इन सभी का जरूर ज्ञान करना हम लोगों को है। और इस संबंधी ज्ञान भी हम लोग करेंगे अयनांश साधन का। इसी प्रकार क्या क्या हो गया, इष्टकाल, भयात, भवोग। इन भयात भवोग से हम चंद्र स्पष्ट निकालेंगे और क्या करना है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि जो साधन है उसको भी हम लोगों को दशा भयात भवोग के द्वारा जानना है। और जैसे राशि उदयमान, लंकोदयमान, इन दोनों से लग्न और दशम लग्न साधन की प्रयोजन होगा। लग्न साधन में और दशम लग्न साधन में इन दोनों का प्रयोजन है। इसीलिए हम लोग आगे जाकर के लग्न साधन, दशम लग्न साधन करते वक्त क्या पढ़ेंगे, राशि उदयमान और लंकोदयमान क्या है। और देशांतर ज्ञान जब हम लोगों को समझना है, देशांतर ज्ञान करते समय ये रेखांश, प्रत्येक देश का रेखांश कितना है और ग्रीनिच रेखा कहाँ है, ये सब यदि आगे आप लोग थोड़ा बहुत अपने YouTube वीडियो चैनल से पढ़ लें तभी भी ठीक है। बाकी जब चर्चा करेंगे उसमें ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं तो प्रयास करें ध्यान पूर्वक, यहाँ भी हम लोग समझ लें। रेखांश के द्वारा ग्रीनिच रेखा से हमारे देश की दूरी जो होती है वो पूर्व पश्चिम दूरी, उसको देशांतर कहा जाता है। और देशांतर का ज्ञान क्या प्रयोजन है उसको भी हम लोग जानेंगे। और जब मोबाइल ऐप हम लोगों को देखना है, मोबाइल ऐप में विशेष करके स्थान का चयन करना, जिस जन्म स्थान में शिशु का जन्म हुआ है उस जन्म स्थान का चयन करना है। और जन्म स्थान चयन करते समय कैसे सूर्योदय चेंज हो रहा है, प्रत्येक जन्म समय के जन्म स्थान के आधार पे सूर्योदय चेंज हो रहा है। क्या है, पुरी जो स्थान है, श्री क्षेत्र पुरी, ये पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा में जल्दी सूर्योदय होता है। आप गुजरात के तरफ चले जाएंगे तो गुजरात में पश्चिम दिशा में सूर्योदय बहुत समय के बाद होगा। प्रत्येक स्थान का भिन्न भिन्न अक्षांश के आधार पे सूर्योदय का जो समय है, काल है, वो भिन्न भिन्न रूप से होगा। ये सूर्योदय के कालखंड क्या है और सूर्योदय कैसे परिवर्तन होते हैं
और उस सूर्योदय साधन हम लोगों को कैसे करना चाहिए उस विधि को भी हम लोगों को आगे समझना है। तो सूर्योदय साधन भी हम लोग इस कारण से पढ़ेंगे। और आगे जब दशम लग्न साधन पढ़ना है उसमें एक पूर्वनत और पश्चिमनत करके विषय आएगी हम लोगों को। पूर्वनत और पश्चिमनत इन दोनों विषयों को हम लोगों को समझना है। पूर्वनत पश्चिमनत जब समझेंगे उस समय में हम लोगों को दिनमान की आवश्यकता पड़ेगी। दिनमान मतलब दिनमान, रात्रिमान, अहोरात्र आप लोग जानते हैं। अहोरात्र किसको कहा जाता है ना, संपूर्ण 24 घंटे की जो दिन और रात्रि होती है उसको अहोरात्र कहा जाता है। और यह अहोरात्र 24 घंटे का होता है तो दिनमान हम किसको कहेंगे ना, सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक जो कालखंड है वह दिनमान हो गया है। 60 में से दिनमान को घटाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगी, रात्रिमान प्राप्ति होगी। और दिन और रात्रि मिलके अहोरात्र होता है। जैसे जैसे हमारी स्थान में सूर्योदय होगा उसके हिसाब से दिनमान की क्षय वृद्धि होगी, सूर्य उदय और सूर्यास्त के आधार पे। और जैसे आप जानते हैं एक क्षितिज है, जो क्षितिज मतलब आकाश और धरती जहां सटा हुआ हो वह हमारा क्या हो गया है, क्षितिज। वहीं से क्षितिज बिंदु में सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त जो है वो भी क्षितिज में होता है। तो पूर्व दिशा में सूर्य का उदय और पश्चिम दिशा में सूर्य का अस्त। ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त, उदय से लेकर के अस्त तक जो कालखंड है उसको हम क्या कहते हैं, दिनमान कहते हैं। और 60 में से दिनमान को घटाते हैं तो क्या में प्राप्ति होता है, हम लोगों को रात्रिमान प्राप्ति होता है। और ये दिनमान को 2 से भाग देंगे तो हम लोगों को दिनार्ध, रात्रिमान को 2 से भाग देंगे तो रात्र्यर्ध पात्र प्राप्त होता है। दिनार्ध रात्र्यर्ध इन दोनों को लेके हम लोगों को आगे जाके क्या साधन करना है, पूर्वोन्नत और पश्चिमोन्नत साधन करना है। तभी विषय के आरंभ में हम लोगों को आगे जाके पहले क्या सीखना है, इष्टकाल को सीखना है। और आप लोग जानते हैं इष्टकाल मतलब एक इष्ट समय होता है। इष्ट समय उसको कहा जाता है जिस कालखंड में शिशु का जन्म हो तब तक कितना समय बीत चुका है, सूर्य उदय से लेकर के शिशु के जन्म समय तक बीता हुआ समय को क्या कहा जाता है, इष्टकाल कहा जाता है। तो इष्टकाल साधन करने के लिए तभी हम लोगों को क्या चाहिए, जन्म समय चाहिए और सूर्योदय भी चाहिए। जन्म समय सूर्योदय के आधार पे हम लोग क्या साधन करेंगे, इष्टकाल साधन करेंगे। एक विषय प्राचीन सिद्धांत में बा प्राचीन गणक जब गणित करने लगते थे उस समय घंटा मिनट का प्रचलन नहीं था। सारे गणित जो हम लोग साधन करते थे वो किस विधि से, ना घटीपल के विधि से, बा दंडलिता के विधि से, बा नाड़ी विनाड़ी के विधि से करते थे। ये घटीपल नाड़ी विनाड़ी दंड और लीता, ये सब गणित 60-60 में चलता है। इसका अर्थ यह हुआ
किसी किसी राज्य में घटी पल का प्रचलन है, कहीं कहीं नाड़ी विनाड़ी का भी प्रचलित है, कहीं दंडलिता का, कहीं पर दंडलिता का भी प्रचलन है। तो जहां जो प्रचलित हो ये सब गणित किसमें चलेगी, 60 और 60 में। जैसे घंटा, मिनट और सेकंड क्या होता है, 24 घंटा, 1 घंटा, 60 मिनट, 1 मिनट, 60 सेकंड। उसी तरह एक घटी जो है वो क्या है, 60 पल। एक पल जो है वो 60 विपल। किसी किसी को पहले से पता होगा घटी पल की गणित, इसीलिए ज्यादा हम इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यह हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। जिसको पता नहीं है वो ध्यान पूर्वक देखे और उसको नोट कर ले और याद कर ले। एक घटी 60 पल का है, एक पल 60 विपल का है, और कला विकला यह भी 60-60 में चलता है। दंड लिता वो भी 60 है। घटी जिसको हम कह रहे हैं उसको दंड कहेंगे, लिता जिसको कह रहे हैं वो पल भी होगा। उसी तरह नामांतर है, उसमें कोई संख्याओं का, अंकों का भेद नहीं है। और जैसे 24 घंटे जो है वो कितने घटी के हैं, 60 घटी के हैं। तो एक घंटा कितने घटी के होंगे ना, 60 को हम क्या करेंगे, 24 में भाग देंगे। 60 को 24 में भाग दे देंगे तो एक घंटा कितने घटी का है वो पता चल जाएगा ना। तो 60 भागे 24, 24 दूने 48, शेष बचा 12। 12 को पल में बदल देते हैं, 60 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो पलात्मक हो जाएगी। 12 को 60 में गुणा करेंगे तो 12 6 का 72, शून्य 720, और 24 को 720 में भाग देंगे तो कितना होगा, कितना होगा 30। 24 तिया 72, शून्य। तो 2 घटी 30 पल जो है वह 1 घंटे का मान है। यह विधि भी लगभग सभी को पता होगा, है ना। 1 घंटा यदि 2.5 घटी, 2.5 घटी मतलब 2 घटी 30 पल, 2 घंटे 5 घटी का है, और 3 घंटे 7 घटी 30 पल का है। ये घटी यह पल है। इस तरह टेबल्स आप लोग पहाड़ी याद कर सकते हैं। 24 घंटे तक 1 घंटा 2.5 घटी, 2 घंटा 5 घटी, 3 घंटा 7.5 घटी, 4 घंटा 10 घटी, और 5 घंटा 12 30, और 6 घंटा 15, और 7 घंटा 17 30, 8 घंटा 20, 8 दूने 16 घंटा, और मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं, 8 घंटा 20 घटी, और 16 घंटा कितना घटी हो जाएगी, 40 घटी। इस तरह आप जोड़ते चलेंगे तो 2.5 16 घंटा मतलब 40 घंटी हो जाएगी। उसी में 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगी। ठीक है, 24 घंटा जो होगा वो 60 घटी का हो जाएगा। इस तरह आप अपना नोटबुक्स में टेबल सारणी बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आगे जा करके आप लोगों को यह अभ्यास हो जाएगा
जब आप जन्म समय से सूर्योदय को घटा के 2.5 गुना करेंगे तभी तुरंत फटाफट आप लोगों का इष्टकाल प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक मन से जन्म समय ले जाते हैं और जन्म समय से सूर्योदय को घटा के 2.5 गुना उसको करते हैं। उदाहरण के तौर पे जन्म समय ले जाएं, दिन का 10 दिवस में जन्म है, दिवा जन्म है और सूर्योदय, क्योंकि हम लोगों को जो मुख्य है वो क्या है, सूर्योदय है। फिर से सूर्योदय के विषय में कह देता हूं, हमारा एक क्षितिज होता है। क्षितिज मतलब जहां आकाश और पृथ्वी, धरती जहां सटा हुआ दिखाई दे। हम समुद्र किनारे खड़े हो जाएंगे, समुद्र के दूसरे तरफ देखेंगे तो हम लोगों को क्या नहीं दिखेगी, दूसरे तरफ, दूसरी पारी में क्या है, दूसरे तरफ क्या है, कुछ नहीं दिखेगी। समुद्र आकाश के साथ सटा हुआ हमको दिखाई देगा, लगा हुआ, जुड़ा हुआ दिखाई देगा। इसका अर्थ हुआ हमारी आंख जहां तक जाती है 96 डिग्री तक चली जा सकती है। दंडवत सन्नवत्यंश दंडवत परिदृश्यते सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य ने कहे हैं। इसलिए हम 96 डिग्री तक देख सकते हैं, उसके आगे हम नहीं देख सकते। इसका अर्थ हमारे चारों तरफ जहां आकाश और धरती जुड़ा हुआ, लगा हुआ दिखाई दे, वह हमारा क्या हो जाएगा, क्षितिज हो जाएगा। उस क्षितिज में जैसे यह हमारा, सोच लेते हैं यह हमारा क्या हो गया, क्षितिज है। ये आकाश और धरती पूर्व दिशा में जहां हम लोगों को लगा हुआ दिखाई दे, यह बिंदु जो होगा वो कौन सा बिंदु होगा, सूर्योदय का बिंदु है। पूर्व दिशा में यदि सूर्योदय का बिंदु हो जाएगी, पश्चिम दिशा में हम लोगों को क्या दिखाई देगा, यह बिंदु अस्त बिंदु है। और हम यदि यहां खड़े हैं, हमारी सिर के ऊपर जो भाग है वो हमारा क्या हो जाएगा, खमध्य हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, यह भाग खमध्य हो जाएगा। और जो हमको दिख नहीं रहा है, हमारी पैर के नीचे है, उसको हम क्या कहेंगे, मध्य रात्रि का स्थान व अधक्ष मध्य भी कहेंगे। मध्य रात्रि का स्थान अधक्ष मध्य भी कहेंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति जहां खड़ा है उस स्थान के अनुसार उसके चारों तरफ एक एक करके बिंदु बन रहा है। एक पूर्व में और एक उसके सिर के ऊपर पश्चिम भाग में, उसके दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में, चारों तरफ एक एक बिंदु बन रहा है, जिसमें पूरा आकाश सटा हुआ उसको दिखाई दे रहे हैं। उससे हम लोगों को गणित करना है, उसी से हम लोगों को आगे समझना है। इसी कारण से यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आरंभ बिंदु है दिन का, जो शुरुआत है दिवस का, वो क्या है, सूर्योदय है। और उसी सूर्योदय बिंदु से ही हम लोगों को क्या समझना है, पूरा संपूर्ण जन्म कुंडली को बनाना है। इसीलिए पहला जो विषय है उसको हम क्या कहते हैं, इष्टकाल कहते हैं। और इष्टकाल की परिभाषा यह है, जन्म समय से लेकर के सूर्य उदय तक, सूर्य उदय तक जो घटी पल में मान है उसको आप क्या कहेंगे, इष्टकाल कहेंगे। जन्म समयात सूर्योदयावधि घट्यात्मक काल इष्टकाल, ये इष्टकाल की परिभाषा है।
इसीलिए जब हम इष्टकाल साधन करते हैं तब हम क्या करते हैं, जन्म समय से सूर्योदय को घटाते हैं। यदि सूर्योदय सोच लेते हैं 5:20 में सूर्योदय हुआ है, ये सूर्योदय के समय है, ये एम है, एम मतलब सुबह का समय है, उसको घटाना है 10 से 5:20 को घटाना है। कैसे घटाएंगे, घंटा मिनट पता है, 1 घंटा 60 मिनट है, उधार लेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में से 20 घटेगा तो कितना होगा, 40 होगा। तो यहां बचा कितना, 9 बचा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट चला गया है, और 10 में से 60 चला गया है मतलब 1 घंटा चला गया है, और बचा कितना, 9 बचा है। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा, मतलब 4 घंटा 40 मिनट हो गया। 10 में से 5:20 को घटाएंगे तो 4:40 आ गया है। और 4 घंटा 40 मिनट को हम लोगों को क्या करना है, 2.5 गुणा करना है। 2.5 गुणा मतलब क्यों 2.5 गुणा करना है, क्योंकि पिछले सीट में हम लोग पढ़े हैं 1 घंटा 2.5 घटिका है, 2 घटी 30 पल। 2.5 मतलब ऐसे लिखते हैं, और 2.5 का अर्थ यह हो गया 5/2। 2 को 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, और 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5 होगा, 5/2। हम 4:40 को 2.5 में गुणा कर सकते हैं, अथवा 5 में गुणा करके 2 में भी भाग दे सकते हैं, अथवा क्या कर सकते हैं, एक बार तो ये लिखा हुआ है 4:40 और दोबारा लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे तो फिर से 4:40 हो जाएगी, और उसका आधा भी कर देंगे। 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, और 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। ये आधा हो गया ना। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारे घंटा मिनट हम 2.5 में गुणा भी कर देंगे। तीनों विधि से कर सकते हैं, 2.5 गुणा कर सकते हैं, 5 में गुणा करके 2 से भी गुणा भाग दे सकते हैं, अथवा 2 बार लिख दिए और आधा लिख के उसको जोड़ दिए हैं। 2 बार लिखने के बाद आधा लिखे और उसको जोड़ दिए। 40 40 80 20, 10 जोड़ेंगे तो उसमें 20 जोड़ेंगे तो उसमें कितना होगा, 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 10। यहां ये जो 100 हो गया है, 100 पल हो गया ना। 100 पल मतलब 60 से ज्यादा है। 60 से ज्यादा होने के कारण हम क्या करेंगे, 60 में इसको भाग देंगे। 60 में भाग देंगे तो 60 एकम 60, शेष बचेगा 40, और भागफल बच गया 1। 1 को इधर जोड़ देना है, इसी तरह करना है। ग्यारह घटी 40 पल, इसका इष्टकाल जो हो गया, इष्टकाल जो हो गया 11 घटी 40 पल, ये हो गया इष्टकाल हो गया। इसी प्रकार आगे जाकर के हम इष्टकाल बनाएंगे, और उसी इष्टकाल से ही हम लोगों को आगे की गणित की प्रक्रिया समझना है। और जिसको कोई प्रश्न हो मन में वो कर सकते हैं, प्रश्न